स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का मुद्दा चल रहा था वो था भारत पर अरबों का आक्रमण, जिस टॉपिक को मैंने ठीक इसके पहली वाली क्लास में कंप्लीट किया था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक हम लोगों का है भारत पर तुर्कों के आक्रमण से संबंधित सारे मुद्दों पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो तुर्कों के आक्रमण से संबंधित बातचीत जो जारी हम लोगों की होगी उस बातचीत को देखते हैं हम लोग। उससे पहले मेरा ये कहना होगा आप लोगों से कि अगर आप लोग अभी हमारे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते चलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ सहयोग रहेगा तो निसंदेह हम पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को लेकर के अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो अभी आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग ऐसे सहयोग करते चलिएगा। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं भारत पे तुर्कों के आक्रमण से संबंधित, तो कल मैं जिस मुद्दे पे बात किया था अगर उसको एक बार देखते हैं हम लोग। अरबों का जो मैंने अरबों का आक्रमण बताया था, तो मध्यकालीन इतिहास में अगर देखा जाए तो जो आक्रमण हो रहे हैं इस पे अगर प्रकाश डाला जाए तो ये आक्रमण दो तरह से चल रहे हैं। एक जो आक्रमण आ रहा है वो अरब आक्रमण होगा, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। अरब आक्रमण इसके पहले जो मैंने बताया था, इसमें मैंने ये बताया था कि एक जो आया था वो उबैदुल्लाह करके आया था। उबैदुल्लाह ये मार दिया गया। दूसरा जो मैंने बताया था बुदैल आया, ये सफल नहीं हुआ, ये असफल हो गया। तीसरा ऐसे क्रम में मैंने बताया था राऊर का युद्ध जीतने वाला एक शख्स आता है जिसका नाम बताया जाता है मोहम्मद बिन कासिम बताया जाता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जो था यही सफल अरब आक्रांता माना जाता है। कल मैंने सारी मुद्दे पे आपसे बातचीत किया था। अगर हम तुर्कों की बात करें तो तुर्कों की बात अगर देखा जाए तो इसमें तुर्कों में देखा जाए तो हम लोग जो बादशाह पढ़ेंगे भारत पे कौन आ रहा है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तुर्क जो गजनी से चल के आएंगे उस गजनी से शुरुआत जो होती है वहां शुरुआत हो जाती है सुबुक्तगीन से शुरुआत हो जाती है। सुबुक्तगीन के बाद देखा जाए तो उसी का दामाद जो था अलप्तगीन, उसी का सुबुक्तगीन का ही दामाद करके आएगा अलप्तगीन। मैंने बताया यहाँ पे वो आएगा जब अलप्तगीन, तो अलप्तगीन जो आता है यही भारत पे पहली बार आता है। तुर्क आक्रांता यही पहली बार आता है, ये भारत पे नहीं आता है, ये केवल गजनी में स्वतंत्र राज्य बनाता है। इसके बाद देखा जाए तो महमूद गजनवी करके आएगा, और इसके बाद देखा जाए तो मोहम्मद गौरी करके आएगा, और गौरी के बाद देखा जाए तो सीधे दिल्ली सल्तनत करके आ जाता है, स्थापना हो जाता है इसी के सेनापति के द्वारा। तो आज जो हम लोग मुद्दे पे बातचीत करने वाले हैं, आज हम लोगों का मुद्दा कुछ ये चलने वाला है, और इसको समझाने के लिए हम आपको एक भारत का फिगर लेते हैं। इसी के माध्यम से मैं सारी मुद्दों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तुर्कों के आक्रमण से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी बातें हैं उन सारी बातों को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर देखा जाए तो जो मध्य एशियाई क्षेत्र है, जो मध्य एशियाई आज का क्षेत्र है, उस मध्य एशियाई क्षेत्र से इसकी कहानी जो होती है वो शुरुआत हो जाती है, यानी कि चीन के उत्तरी पश्चिमी प्रांत से इसकी इस कहानी की पूरी शुरुआत देखी जाती है। यानी कि कुछ इधर से घटना ये घटित हो रहा है। सपोज करिए विश्व का नक्शा मेरे पास प्रोजेक्टर है नहीं, तो मैं ऐसे बस सपोज करते समझते चलिएगा। मैं ये सपोज करिए जगह लिया हूँ गजनी, यहीं से कहानी की शुरुआत हो जाएगी। और ये जो पाक वाला हिस्सा ये भारत में ही समाहित है, तो इसको भी भारत में ही ऐसे समाहित रहने दिया जाए। फिर मैं तुर्कों की कहानी को शुरुआत करता हूँ। ये तुर्क कौन थे, अगर इससे सवाल उठाया जाए तो सबसे पहली बात ये कहा जाएगा कि अरबों के आक्रमण के बाद भारत पे आक्रमण करने वाला शख्स कौन आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे वो तुर्क आक्रमणकारी थे। ये जो तुर्क आक्रमणकारी थे ये कहाँ के रहने वाले थे,
तो आप कहेंगे चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा के रहने वाले ये लोग थे। यानी एक शब्द में कहेंगे कि मध्य एशियाई क्षेत्र की रहने वाली ये बर्बर जाति थी। अगर इनकी जातियों के बारे में बातचीत किया जाए तो ये बर्बर या कह सकते हैं असभ्य मॉडल की जाति थी जो तुर्क थी, और ये अरबों के ही आक्रमण के बाद भारत पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तुर्कों की आक्रमण को देखा जाए तो तुर्क जो आए थे आक्रमण करने के लिए, इनका मेन उद्देश्य क्या था, तो ये भारत में मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे। अभी देखिएगा ये जो आए थे सब पहले इनका इंटेंशन क्या था, मैंने कल बताया था। ये जो थे ये सब क्या सोचे थे कि भारत से हमें धन दौलत को लूटना है और इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। इस उद्देश्य से अरबों ने भारत पे अटैक किया था। लेकिन वहीं तुर्कों के आक्रमण का जो उद्देश्य है, इनका जो उद्देश्य है, वो सीधे क्या सोच रहे हैं, अब सीधे भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये सीधे साम्राज्य, इनको धन दौलत नहीं चाहिए, इस्लाम प्रचार प्रसार नहीं चाहिए, ये सीधे भारत की भौगोलिक सीमा को अपने एक अधिकार में लेना चाहते हैं। इस इंटेंशन से वो भारत पे अटैक कर रहे हैं। और भारत पे जो आक्रमण की शुरुआत देखी जाती है, जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है, वो पृष्ठभूमि जो तैयार होती है वो अलप्तगीन से होती है। अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था, बताया जाता है। ये गजनी में क्या करता है, स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना कर दे रहा है। और स्वतंत्र तुर्क राज्य की यहाँ जैसे स्थापना करता है तो अभी अलप्तगीन जो था वो भारत की धरती को नहीं रौंद पा रहा है, वो भारत पे अटैक नहीं कर रहा है। इसी के बाद अगर देखा जाए तो 977 ईस्वी के आसपास ऐसा बताया जाता है कि अलप्तगीन का जो दामाद था उसका नाम था सुबुक्तगीन, ये गजनी पे अपना अधिकार कर लेता है। यानी अलप्तगीन ने जो गजनी पे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, इस गजनी पे अब शासन कौन करेगा, गजनी की स्थापना करता है, इसका स्वतंत्र बादशाह कौन होगा, तो कहेंगे सुबुक्तगीन हो जाता है। यानी यहाँ की गद्दी पे जो पहले बैठा था अलप्तगीन, इस अलप्तगीन के बाद देखा जाए तो यहाँ का स्वतंत्र शासक कौन हो जाएगा, तो कहेंगे सुबुक्तगीन यहाँ का स्वतंत्र बादशाह हो जाता है। और यही सुबुक्तगीन है जो तुर्क, एक ऐसा सुबुक्तगीन है जो भारत पे सबसे पहले अटैक करता है, भारत पे तुर्कों में सबसे पहले अटैक करता है। ये आरओ का पूछा हुआ स्पेशल सवाल भी है कि भारत पे पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो आप अलप्तगीन मत कहिएगा। अलप्तगीन तुर्क साम्राज्य की गजनी में एक स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना करने में पूरा भरसक प्रयास करता है और निसंदेह उसमें उसको सफलता मिल जाती है। लेकिन उस गजनी पे स्वतंत्र राज्य को स्थापित करने का जो काम किया था वो सुबुक्तगीन किया था, और सुबुक्तगीन ने ही भारत पे पहली बार तुर्क सरदार के रूप में भारत पर अटैक करता है। यानी कि देखा जाए तो भारत पे आने वाला जो पहला तुर्क शासक है वो कौन है, तो कहेंगे सुबुक्तगीन है। और जब सुबुक्तगीन शासन के अटैक करता है तो भारत की धरती से भी एक शख्स चलेंगे, हिंदुशाही राजवंश से बिलोंग करने वाले जयपाल होंगे, और इधर से सुबुक्तगीन चल के आएगा। ये जो हिंदुशाही वंश के शासक जयपाल बताया जाता है, ये जयपाल जो थे ये सुबुक्तगीन पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार अभियान किए थे उसके खिलाफ कि सुबुक्तगीन जैसे लुटेरा भारत की भौगोलिक सीमा में प्रवेश ना करें। इस बात को लेकर के जयपाल जैसे एक सच्चे, हम कह सकते हैं, भारत के बादशाह थे जिन्होंने 2 बार युद्ध किया था। लेकिन सुबुक्तगीन जो था उस सुबुक्तगीन की कह सकते हैं कुदरत ने उसकी एक तरह से किस्मत को ही बहुत अच्छा लिख दिया था, और कह सकते हैं जयपाल जो थे भगवान ने उनकी किस्मत को ही एक तरह से गड़बड़ कर दिया था। यही कारण है कि जयपाल जो थे वो सुबुक्तगीन के साथ युद्ध जो कर रहे थे, उस युद्ध में जयपाल की ही जीत होती ये तय था, लेकिन प्रकृति ने होने नहीं दिया ऐसा। प्रकृति चाहता ही नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा हो गया होता तो शायद ये जितने आए थे, जितने अरब आए, अरबों के बाद ये तुर्क आए, शायद इन तुर्कों की कहानी या अस्तित्व वहीं खत्म हो जाती या इतिहास कुछ और कहलाता।
लेकिन हुआ क्या जब अलप्तगीन और सुबुक्तगीन की सेना दोनों आमने सामने युद्ध कर रही थी, तो इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि प्रकृति की एक भयावह घटना घटित हो जाती है। और उस भयावह घटना में क्या होता है, जो जयपाल थे उसमें भारी साइक्लोन जैसे कुछ सिचुएशन बना था, आंधी तूफान साइक्लोन जैसे कुछ सिचुएशन बन गया था। और जयपाल की सेना जिधर मुंह करके लड़ रही थी उधर से ही आ रहा था तूफान, तो जयपाल की सेना जो थी पूरे उनके आंख में ही कड़ पड़ने लगे। और सुबुक्तगीन की सेना जो थी उसके पीठ के तरफ से होते हुए आ रहा था, इसलिए उसकी सेनाओं ने क्या किया, सीधे कह सकते हैं अंधेरे में तीर मारने वाली जो बात होती है, ऐसा कुछ काम वो किया। यानी हारी हारी सेनाएं जो थी वो प्रकृति की इस भयावह घटना को देख करके नाजायज फायदा उठाते हुए जयपाल की सेना पे ऑन द स्पॉट अटैक कर देती हैं। और जयपाल जो थे इस हार से बहुत ज्यादा अपने आप को अपमानित साबित कर लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो जो अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बीच युद्ध चल रहा है, इसमें सुबुक्तगीन जो था ये जीत जाता है और जयपाल जी जो थे हिंदुशाही शासक ये हार जाते हैं। लेकिन ये हारते नहीं, ये प्रकृति का ऐसा मर्जी था, इसलिए ऐसा हो गया। सुबुक्तगीन के बाद अगर देखा जाए तो उत्तराधिकार के रूप में जो आ रहा है, गजनी के गद्दी पर बैठ रहा है, वो गजनी की गद्दी पे बैठने वाला शख्स आता है, उसका नाम आता है, उसी का पुत्र था जो उत्तराधिकार के रूप में आता है, वो था महमूद गजनवी। यानी अब इस गजनी से आक्रमण करने के लिए कौन चलेगा, महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी कोई ऐसा आदमी नहीं था, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इतिहासकार इलियट जो है वो इतिहासकार इलियट, इनका नाम अक्सर पूछा जाता है। वैसे अभी मैं इसके बारे में पूरी बात करूंगा। ये इलियट बताते हैं कि ये भारत पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 17 बार आक्रमण करता है। तो महमूद गजनवी की क्या है पूरी कहानी, उस कहानी को हम सोच रहे हैं कि तुर्कों से रिलेटेड तुर्क में ही हम लोग पढ़ेंगे। सुबुक्तगीन, अलप्तगीन ये दोनों मैंने बता दिया, ये दोनों हम चाह रहे हैं इसको एक क्लास के साथ पढ़ाएं और इसको एक क्लास के साथ पढ़ाएं। है ये तुर्क ही सब, लेकिन एक एक वीडियो इसका अलग अलग हम सोच रहे हैं बनाने के लिए, इसलिए आप इतनी बात को अभी कवर कर लीजिए। बाकी महमूद गजनवी के साथ मैं अगली क्लास में मिलता हूँ, फिर मोहम्मद गोरी के साथ मैं अगली क्लास में मिलूंगा और उसके बाद हम लोगों की शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी। तो इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आप लोगों से अगली मुलाकात में अगले वीडियो के साथ आपसे बातचीत करूंगा। और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर करते चलिए, अभी करते चलिए आप, क्योंकि आप लोग जैसे ही हमारी मनोबल को बढ़ाते रहेंगे तो पूरी हौसलाओं के साथ मैं काम करूंगा और पूरी तत्परता के साथ मैं पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की पूरा प्रॉमिस किया हूं, तो ऐसा मैं करूंगा। तो आप लोग मेरा भी साथ सहयोग देते रहिए, बाकी कंटेंट को पूरी तरह से नोटबुक बनाते चलिएगा। बाकी मैं मिलता हूं अपनी अगली क्लास में महमूद गजनवी के साथ, तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।